पर पाया जाता है ना। तो इसका बॉडी एक पैरासाइट के रूप में मॉडिफाइड रहती है, इसकी बॉडी वॉल जो है ना, क्योंकि इसको किसी जीव के बाइल डक्ट में या लिवर में रहना है तो अपने बॉडी को उसी में रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, तो इसका बॉडी वॉल 4 भागों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन से भाग है लिखिए। सबसे पहला इसका बॉडी वॉल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? टैग्यूमेन। जैसे हमारा बॉडी का सबसे बाहरी भाग त्वचा है ना, स्किन, वैसे ही इसके बॉडी का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या है? टैग्यूमेन। ठीक है, टैग्यूमेन के नीचे देखिए इतना भाग टैग्यूमेन के बीच में आपको एक आधार दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। टैग्यूमेन के नीचे कौन सी लेयर होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली। ठीक है, अब देखिए आधारीय झिल्ली यही है, इतना ही है। इसके बाद ये जो लेयर है ये मसल लेयर कहलाएगी, है ना। 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, तीनों मसल लेयर को हम मसल लेयर या मस्कुलेचर कहते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मसल लेयर पाई जाएगी। आप मसल लेयर बोल सकते हैं या इसी को मस्कुलेचर भी बोल सकते हैं। मस्कुलेचर किसको बोलते हैं? जिसमें मसल्स होते हैं। ठीक, अब मसल लेयर के नीचे जो आंतरिक भाग है उसको क्या बोलेंगे? मेसेनकाइम। तो चौथा हमारा बॉडी वॉल का भाग हो जाएगा मेसेनकाइम। इन 4 भागों से मिलकर के क्या बना होता है? बॉडी वॉल। इन्हीं चारों भागों को हमको देखना है। क्लियर है? एक एक करके देखिए। तो सबसे पहला लिखिए टैग्यूमेन। ये लिखा हुआ है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टैग्यूमेन कौन सा परत है? बाहरी लेयर है ना, सबसे बाहर का लेयर है ये। तो लिख लीजिए आउटर लेयर या आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है, जो कि कैसी होती है? थोड़ी सी मोटी, मजबूत और लचीली। कैसी होती है? मोटी है, मजबूत है, लचीली है, प्लस प्रोटेक्टिव लेयर है। आपका स्किन बचाता है कि नहीं आपको? धूप से बचाता है ना, है ना, यूवी रेज से बचाता है। तो वैसे ही इसका लेयर मोटा है, मजबूत है, लचीला है और प्रोटेक्टिव भी है, सुरक्षात्मक भी है। ठीक, अब देखिए नॉर्मली हमने यहाँ पर डायग्राम में लिखा है, फिगर में देखिए बॉडी वॉल ऑफ फेसियोला। यहाँ देखेंगे बॉडी वॉल ऑफ फेसियोला अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। EM जो लिखा है हमने, EM का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो साधारण माइक्रोस्कोप जो हमारे कॉलेज में हमारे पास है, आपने देखा है ना माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, सिंपल है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जब हम इसके बॉडी वॉल को देखते हैं तो यह एक निर्जीव संरचना जैसी दिखाई देती है। निर्जीव संरचना मतलब क्या? सेल जैसी नजर ही नहीं आती। हम सजीव किसको बोलते हैं? जिसमें सेल्स होते हैं। तो सेल्युलर लेयर्स इस पे नजर ही नहीं आता। तो अगर हम बोले अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में हम इसको देखें तो ये कैसा नजर आएगा? निर्जीव जैसे, नॉन लिविंग संरचना जैसे नजर आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो बोलो, क्या निर्जीव नजर आएगा? कैसे नजर आएगा? सजीव के जैसा। अब सजीव क्यों बोल रहे हैं? देखो हम लोग यहाँ ये जो डायग्राम हमने बनाया है किसमें देखा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो देखिए न्यूक्लियस है ना, इसमें न्यूक्लियस है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स हैं, माइक्रोविली है, वेसिकल्स हैं, ये सब लेयर्स हैं, है ना। तो एक सजीव संरचना के रूप में हमको अब नजर आ रहा है। दोनों में अंतर हुआ। सिंपल में देखेंगे तो हमको
सजीव संरचनाओं का सजीव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। तो इसको सजीव संरचना के रूप में इसको बताया गया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यही हमको लिविंग स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यह जो सजीव लिविंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये लिविंग स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, यह लेयर जो है यह सिंसिशियल साइटोप्लाज्मिक लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? सिंसिशियल साइटोप्लाज्मिक लेयर। मतलब पूरे साइटोप्लाज्मा पे अनेक न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस है क्या? ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है, इसमें एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, ऐसे कई सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। उसी को हम सिंसिशियल साइटोप्लाज्मिक लेयर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगला, यह जो लेयर है हम किसकी बात कर रहे हैं? टैग्यूमेंट की। तो टैग्यूमेंट जो है वह स्क्लेरोप्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से बना है? स्क्लेरोप्रोटीन। और ये स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण कहाँ से हो रहा है ना? जैसे हमारा नाखून केराटिन से बना है, डेड केराटिन से। तो नाखून बनता किधर से है? वो केराटिन प्रोटीन कहाँ से बन रहा है? बाल हमारा केराटिन प्रोटीन है, बाल में वो प्रोटीन कहाँ से बन रहा है? मिल कहाँ से रहा है? रूट से ना, अंदर से मिल रहा है ना, तब तो बाल हमारे अंदर से बढ़ते हैं, नाखून अंदर से बढ़ते हैं। तो सेम वैसे ही हम बोल रहे हैं ये टैग्यूमेंट जो है वह स्क्लेरोप्रोटीन से बना है। तो ये प्रोटीन कहाँ से बन रहा है? ये आप देख रहे हो बीच बीच में खाली जैसे संरचना, क्या बोल रहे हैं इसको? टैग्यूमेंट सिक्रीटिंग मेसेंकाइमल सेल्स। तो यह स्क्लेरोप्रोटीन जो टैग्यूमेंट को बना रही है, ये खुल कहाँ रहा है? टैग्यूमेंट में ना। तो इससे स्क्लेरोप्रोटीन का निर्माण होता है। समझ आया है ना? हमारा टैग्यूमेंट स्क्लेरोप्रोटीन से बना है। और यह स्क्लेरोप्रोटीन कहाँ से बन रहा है? फॉर्म्ड बाय टैग्यूमेंट secreting mesenchymal cells। क्लियर है ना? अब देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ डायग्राम में, इसके बाहरी सतह पर आप देख रहे हैं पोर कैनाल है। बाहर सतह पे क्या है? पोर्स पाए जा रहे हैं। अंदर में पोर कैनाल है, बाहर में पोर्स हैं। माइक्रोविली भी है बाहर में, है ना? तो इसकी बाहरी सतह पर माइक्रोविली पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, है ना? पोर के द्वारा वो क्या करता है? जो भी लिक्विड पोषक पदार्थ होता है उसको क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है। पोर्स क्या करते हैं? जैसे अभी ठंडी के दिनों में आप बॉडी लोशन लगाते हो ना, कहाँ लगाते हो? स्किन पे। क्यों लगाते हो? स्किन को मॉइस्चराइज करे ना। तो हम ऊपर में लगाते हैं तो हमारा इतना मोटा स्किन कैसे मॉइस्चराइज हो जाता है? सोखता है ना वो। तो ये क्या करता है? ये जो पोर है ये कहाँ है? ये बॉडी वॉल कहाँ है? किसी पोषक के शरीर पे ना, भेड़ के शरीर पे है, उसके बाइल डक्ट में है। तो ये क्या करता है? जो भी लिक्विड पदार्थ बाहर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मेसेंकाइम को दे देता है। ये पोर बाहर की ओर खुले हैं लेकिन ये नली अंदर की ओर घुसी होगी ना, तो यहाँ से लेगा और इधर जाके दे देगा मेसेंकाइम। ठीक है, अगला देखिए, टैग्यूमेंट की जो बाहरी सतह है उसमें माइक्रोविली भी तो है। ये नजर आ रहे हैं ना, है ना? माइक्रोविली है। साथ ही साथ आपको एक बड़ा सा पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्या है ये? स्पिन्यूल। तो टैग्यूमेंट के बाहरी सतह पर स्पिन्यूल्स होते हैं। ये छोटे छोटे चौड़े और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। कैसे होंगे ये सीधे सीधे ऐसे नहीं होंगे, ऐसे करके थोड़ा सा मुड़े होंगे। कौन? स्पिन्यूल्स। ठीक है, और इसका
कराते हैं। अब भाई वहां जाएगा, फेसियोला के पास पैर है क्या? नहीं है। वो मूव कैसे करेगा? स्पिन्यूल्स के थ्रू। क्लियर है? तो ये स्पिन्यूल्स जो है उसको मूवमेंट में मदद कराते हैं। ये एब्जॉर्ब करने में मदद करा रहा है, ये मूवमेंट में मदद करा रहा है। क्लियर है ना? अब देखो टेगुमेंट का फंक्शन क्या होगा फिर? बोलो, इतना सारा पढ़े अभी अभी। क्या फंक्शन है? मूवमेंट है ना? पहला हो जाएगा मूवमेंट, दूसरा प्रोटेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम। भाई उसके बाइल डाइट में उसका पाचक रस होगा कि नहीं? पाचक रस नहीं मार देगा इसको? वो कॉमन रूम का चाबी, कॉमन रूम का चाबी नहीं है अंजलि के पास। अंजलि प्रिया थर्ड ईयर है ना? तो बाइल डक्ट में जो डाइजेस्टिव जूस है या एंजाइम्स हैं वो मार देंगे ना फेसियोला को। तो फेसियोला मरना तो नहीं चाहेगा, तो ये क्या करता है? उसको बचाता है उन पाचक रसों से या पाचक एंजाइम से। तीसरा, अभी अभी हमने बोला पोर का क्या काम था? अवशोषण, है ना? तो जो लिक्विड है, याद रखना, सॉलिड को नहीं देगा, है ना? लिक्विड जो फूड मटेरियल है उसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो लिखिए अगला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड फूड। हम मॉइस्चराइजर के तौर पे क्रीमी मटेरियल को, ऑयल्स को यूज करते हो, ग्लिसरीन को यूज करते हो, सॉलिड को यूज करना होगा क्या? मॉइस्चराइज नहीं करेगा। तो ये लिक्विड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉलिड को नहीं। क्लियर है टेगुमेंट? है ना? चलिए दूसरा कौन सा लेयर है टेगुमेंट के नीचे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए सेकंड लिखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके बाद का लेयर है? कहाँ है? टेगुमेंट के ऊपर या नीचे? है ना? तो टेगुमेंट के बेस पर एक पतली सी परत पाई जाती है। ये देखो, ये टेगुमेंट का आधार वाला भाग है ना? इस आधार वाले भाग पर एक पतली सी, मोटी है क्या? नहीं, पतली सी लेयर है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऊपर आपका हो गया क्या? टेगुमेंट, उसके नीचे अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मसल लेयर। तो आप कैसे बताएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, टेगुमेंट के नीचे होता है और उसके नीचे मसल लेयर होता है। ठीक, जो कि पतली सी परत, इतना ही ना बेसमेंट मेम्ब्रेन। पतला है तो क्या बोलोगे उसको, है ना? तीसरा लेयर लिखिए। तीसरा लेयर क्या हो जाएगा? मसल लेयर, जिसको हम और एक नाम से पुकार रहे थे, मस्कुलेचर। मसल लेयर किसके नीचे है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मसल लेयर पाई जाती है। इसे टैग्यूमेंट्री मसल्स भी कहते हैं। मसल लेयर में केवल मसल्स होंगी ना, जिसको टैग्यूमेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैग्यूमेंट्री मसल। टैग्यूमेंट्री मसल इसलिए क्योंकि उसकी स्किन में पाई जाने वाली मसल। अब याद रखिएगा, स्किन को साइंटिफिक टर्म्स में टैग्यूमेंट भी कहा जाता है, इंटैग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है? तो अगर आप किसी को बोलना चाहोगे तो बोलना कि स्किन पे कुछ लगा है, आप बोलते हैं ना अपन, तो बोलना टैग्यूमेंट पे कुछ लगा है। ठीक है? चलो, तो देखो ये जो टैग्यूमेंट्री मसल्स है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से लिखे? पहला होता है सर्कुलर मसल लेयर, दूसरा होता है
लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, एमएल कर दो। और तीसरा होता है ऑब्लिक मसल लेयर। तीन मसल लेयर हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक। लेयर भी वैसे ही होगा, ऊपर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर नीचे ऑब्लिक। ठीक, अब इसी को हम डायग्राम में देखते हैं, है ना। मसल लेयर में सबसे बाहरी मसल्स होती है सर्कुलर मसल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। ये जो आप देख रहे हो ना, इतना वाला भाग, ये है सर्कुलर मसल लेयर। किसके नीचे होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो मसल लेयर है वो सर्कुलर मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर के जस्ट नीचे बोलो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच बीच में ही ऑब्लिक मसल लेयर भी पाए जाते हैं। ये जो बीच बीच में आप देख रहे हो, क्या होगा वो? ऑब्लिक मसल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर नीचे नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल के ही बीच बीच में वो पाया जाएगा। तो तीन मसल याद रखिए, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक, है ना। अब इसका फंक्शन क्या होगा? मसल्स का क्या नाम होता है? संकुचन और शिथिलन, है ना। तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में ये मदद कराते हैं। तो लिखे फॉर बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। अब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तो क्या होगा? लोकोमोशन होगा ना उसका, है ना। तो लिखे दूसरा फॉर या हेल्प इन लोकोमोशन। भाई बॉडी ऐसे करके मूव करेगा तो लोकोमोशन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लियर है ये मसल है। चल लास्ट है हमारा मेसेनकाइम। इसके बॉडी वॉल का सबसे बाहरी या आंतरिक? आंतरिक परत होता है। सबसे इनर लेयर होता है ये बॉडी वॉल का। सबसे कैसा है? इनर लेयर है, जो किसके नीचे पाया जाता है? कौन सा मसल? किस मसल के बाद है ये? लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बाद। लॉन्गिट्यूडनल तो पूरा फैला हुआ, उसके बीच बीच में है ना ऑब्लिक। तो आप नहीं बोलोगे कि ऑब्लिक के नीचे, आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के नीचे, है ना। और इसका अधिकांश भाग देखिए आप, ये पूरा मेसेनकाइम है ना, इतना भाग। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेसेनकाइम सेल्स से भरा हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये मेसेनकाइम सेल्स, ये जो देख रहे हो, है ना। तो मैक्सिमम पार्ट मेसेनकाइम का किससे भरा हुआ रहेगा? मेसेनकाइमल सेल्स से। ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे किस पे? मेसेनकाइमल सेल्स पे। इधर लिख रही हो मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स दिखने में कैसी है? ये सेल्स कैसी है? गोल है? नहीं, लंबी है ना, लॉन्ग ब्रांच शाखित है ना। ये देखो, ये ऐसे शाखाएं निकली है, तो लंबी होती है, शाखित होती है और लिक्विड से भरी हुई होती है। किससे भरी होती है? लिक्विड से। इसके अंदर ये जो देख रहे हो, ये सब पूरा लिक्विड है, तो फिल्ड अप विद लिक्विड। पूरे मेसेनकाइम पे द्रव भरा रहता है। कुछ मेसेनकाइमल सेल्स आकार में बड़ी बड़ी होती है। कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है। इनसे कुछ पतली पतली ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि टैगमेंट में खुलते हैं। कहाँ खुल रहे हैं? टैगमेंट में। तो जिन ऐसे मेसेनकाइमल सेल्स में ऐसा काम होगा, हमने बोला क्या कि कुछ मेसेनकाइमल सेल्स आकार में बड़ी होती हैं, उनसे ऐसे पतले पतले ट्यूब लाइक
संरचनाएं निकलते हैं जो कि टेगुमेंट को टच कर रही है। ऐसे सेल्स को, ऐसे मेसेनकाइमल सेल्स को हम टेगुमेंट सिक्रीटिंग मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। जो ऐसा छू रहा हो उसको, सभी कोशिकाएं छूती हो जरूरी नहीं है, जो छू रही हो, जो ट्यूब निकाल रही हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? टेगुमेंट सिक्रीटिंग मेसेनकाइमल सेल्स। समझ आया? क्लियर है ना? अब देखो, यह जो मेसेनकाइमल सेल्स है, इसका डेवलपमेंट कहां से होता है? देखो, डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट होता है मेसोडर्म से। एक्टो मेसो एंडोडर्म होता है ना, तो उसके कहां से होता है इसका डेवलपमेंट? मेसोडर्म से। क्लियर है? अब फंक्शन देखते हैं। मेसेनकाइम का मेन फंक्शन क्या क्या है? देखिए फंक्शन, पहला होता है ये बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट। हमारे में रीढ़ की हड्डी है ना, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है। इसके में ये जो आप देख रहे हो, ये ट्यूब्स, ये मेसेनकाइमल सेल्स, ये क्या करते हैं? एक प्रकार से वैसे ही बोनी संरचना बनाते हैं और वो क्या करते हैं? उसको यांत्रिक सहारा देते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए। अब यांत्रिक सहारा कौन देता है? आपके शरीर को सपोर्ट कौन दे रहा है? हड्डी ना। तो एक प्रकार से ये मेसेनकाइम क्या कर रहा है? हड्डी के जैसे काम कर रहा है। क्या लिखेंगे? स्केलेटन की तरह यह काम करता है, तभी तो सहारा देगा, है ना? बिना रीढ़ की हड्डी के सहारा मिलेगा क्या? नहीं तो हमको ऐसे झुकना पड़ जाएगा, है ना? तो रीढ़ की हड्डी के जैसे काम कर रहा है। तीसरा, अब देखो इधर, अगर मान लेते हैं ये पोर जो है, हमने क्या बोला था? कोई लिक्विड को ये सोखेगा, सोख करके यहाँ ले जाएगा, है ना? तो अब यहाँ वो डाइजेस्ट कर रहा है तो बाहर भी तो निकालेगा, है ना? तो पदार्थों के परिवहन में भी काम करता है। लिया पोर से, छोड़ेगा इधर से, समझ आया? इधर से पोर से लेगा मेसेनकाइम में, और जो भी पाचन की प्रक्रिया होगी यहाँ होगी, है ना? अब उसको कैसे करेगा? इस मेसेनकाइम सेल से ऐसे करके इधर से निकाल देगा, है ना? तो पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। अगला काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में किसका किसका? तो जैसे देख लेते हैं, मैं दो पदार्थ लिख रही हूँ। एक न्यूट्रिटिव जो पोषक पदार्थ होंगे, पोषक पदार्थों को लेगा ना ये, परिवहन तो हुआ, और खाने के बाद जो डाइजेस्ट करेगा, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होंगे उसका भी तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना। भाई अंदर ले लिया, खा लिया, पचा लिया, जो अनपचे या पचे हुए पदार्थ है उसको निकालेगा बाहर, तो उसको भी तो भेजना पड़ेगा ना उसको। तो दूसरा मटेरियल क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। इन दोनों पदार्थों को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, एक को लेगा, एक को बाहर निकालेगा, है ना? इसका मतलब यह है कि आपका जो मेसेनकाइम सेल्स है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की भांति काम करता है। कर रहा है ना? लाने ले जाने में, अंदर लाने में, बाहर निकालने में मदद कर रहा है। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट मीडियम। हम कुछ सामान मंगवाते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो हम या यूज करने के बाद हम फिर उसी को देंगे ना, है ना? तो लाने का काम भी उसी का है, ले जाने का काम भी उसी का है। ये सब काम है मेसेनकाइम। ठीक है, अब ओवरऑल हम बॉडी वॉल का फंक्शन देखते हैं। बॉडी वॉल में 4 लेयर हमने पढ़ा। इन चारों लेयर के अगर हम फंक्शन को ओवरऑल देखें तो कैसा फंक्शन हमको मिलेगा? देखिए, फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल।
प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्ट कर रहा था? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। भेड़ के बाइल डक्ट में रहेगा तो वहां से उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसको मारने में आगे रहेंगे, तो ये बचना चाहेगा। उससे बचने के लिए इसका बॉडी वॉल यूज में होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए क्या है इनके पास? स्पिन्यूल्स हैं, है ना? तो लोकोमोशन और मूवमेंट कराने में भी मदद करेगा। मसल्स भी हैं, है ना? तीसरा, लिक्विड मटेरियल का अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? पोर से, है ना? किसी विलियन का अगर इनको एब्जॉर्प्शन करना है तो इनके पास पोर है, बॉडी वॉल में है ना पोर, तो पोर से ये किसी लिक्विड मटेरियल को क्या करेंगे? भोजन में जो लिक्विड है उसको सोख लेंगे। अगला सेंसरी और टैक्टाइल ऑर्गन है ये, संवेदनाओं को लाने ले जाने में भी मदद कराता है। टच छू देंगे तो भी वो मूव करेगा, है ना? तो सेंसर, क्योंकि इनके पास माइक्रोविली है, स्पिन्यूल्स हैं, तो ये काम करते हैं। अगला ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन है बताओ? ट्रांसपोर्ट मीडियम मेसेंकाइमल सेल्स। अगला इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी को रबर जैसा कौन बना रहा है? खींचना, तन्यता जिसको बोलते हैं ना, रबर को पकड़ के जैसे खींचते हैं तो फिर अपने आप आ जाता है। तो बॉडी को लचीलापन, हमने शुरू में ही बोला था इसका बॉडी कैसा होता है? लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है? मसल लेयर। हाँ, कौन दे रहा है? टेगुमेंट ना, है ना? तो मसल लेयर भी तो है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, टेगुमेंट भी दे रहा है। ठीक है। अगला अटैचमेंट बाय सर्कल। कितने शक्कर होते हैं फैसियोला में? 2 शक्कर होते हैं। तो शक्कर के द्वारा किसी जगह पे अटैच होने पे भी तो मदद करेगा ना, है ना? हम कहीं पे अगर बैठेंगे तो हमारी स्किन तो पहले कांटेक्ट में आएगा। तो अगर ये बॉडी का जो भेड़ है, भेड़ के बाइल डक्ट पे जाके चिपकेगा तो पहले स्किन ही यूज होगा, जाके ऐसे करके चिपकाएगा शक्कर्स को। अगला देखिए इसका फंक्शन, सबसे मेन, इसकी बॉडी को एक निश्चित आकार भी तो दे रहा है ना? तो प्रोवाइड डेफिनिट शेप ऑफ द बॉडी। अगर हमारा बॉडी वॉल नहीं रहता तो हमारे बॉडी का शेप भी क्या होता? नहीं, एक निश्चित शेप जो है